माइटोसिस टाइप का डिवीजन होता है, उसमें क्या होता है, सपोज करिए ये आपकी सेल है, सेल के अंदर आपका पूरा सेलुलर ऑर्गेनल होगा, न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर बेसिकली क्रोमोसोम होंगे। अब जब इस सेल से आइडेंटिकल कितनी सेल बन जाएं, 2 सेल, तो इस तरीके के डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस। अब माइटोसिस की जो बेसिकली हिंदी में जो वर्ड होता है वो होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का मतलब है कि जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें था, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस सेल में भी होगा, राइट, इस सेल में भी होगा और इस सेल में भी होगा। जितने ऑर्गेनल यहां पे थे सेम, मींस दोनों ये सेल जेनेटिकली और सोमेटिकली दोनों क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी। तो आपको माइटोसिस की डेफिनेशन में किसी को क्या बताना है, माइटोसिस बेसिकली इस तरीके का डिवीजन है जिसमें कोई भी सेल 2 आइडेंटिकल सेल का फॉर्मेशन करती है। तो अब माइटोसिस के जब हम पूरे डिवीजन को समझते हैं तो माइटोसिस में बेसिकली जैसे आपकी कोई सेल है तो वो सेल रेस्टिंग स्टेट में है, तो अब जब उसको माइटोसिस के अंदर जाना है, मींस उसमें सेल डिवीजन होनी है, तो सबसे पहले उस माइटोसिस की तैयारी होती है कि सेल डिवीजन करना कैसे है, राइट। तो उस जो तैयारी वाला फेज है जिसको हम कई बार रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, वो है हमारा बेसिकली क्या, इंटरफेज। तो सबसे पहले सेल डिवीजन में बेसिकली माइटोसिस में हम किसको पढ़ रहे हैं, इंटरफेज। इंटरफेज क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये आपकी डिवाइड हुई कितने, 2 में। अब अगेन ये सेल किस में जाएगी, रेस्ट में, फिर अगेन इसका डिवीजन होगा इस तरीके से, राइट। तो बात क्या समझ में आई कि जब सेल का डिवीजन होता है तो बीच में कौन सी स्टेट होती है, रेस्टिंग स्टेट। तो इंटरफेज जो है ये इन बिटवीन द सेल डिवीजन पाई जाने वाली क्या है, स्टेट है, राइट। अब होगा क्या कि जो इस स्टेज में जो क्रोमोसोम होंगे, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर जो बेसिकली क्रोमोसोम होंगे वो लाइट माइक्रोस्कोप से, अगर सेल इस फेज में है, इंटरफेज में, तो वो क्रोमोसोम अपीयर नहीं होंगे। तो सबसे पहले इसकी क्या 2 चीजें याद रखनी कि इंटरफेज इज द रेस्टिंग फेज इन बिटवीन द 2 सेल डिवीजन, एंड नंबर 2, क्रोमोसोम विल नॉट बी विजिबल इन द लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग इंटरफेज। तो ये 2 फैक्ट आपको क्लियर हुए। देखिए बच्चों, जो इंटरफेज है उसके 3 स्टेप कह लो या ये कह लो कि इंटरफेज के अंदर खुद के 3 फेजेस होते हैं। वो 3 फेज क्या है, G1, S एंड G2। G1 क्या है, देखिए G1 में सेल जो होगी जिसका डिवीजन आगे चल के होना है, और जो डिवीजन वाली स्टेज होती है उसको बेसिकली हम बोलते हैं माइटोसिस। तो बहरहाल G1S G2, तो G1 जो स्टेज है वो 8 to 10 आवर्स की होती है। अब इसमें सेल हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, राइट। तो कुछ वर्ड आपको जो मैंने बोर्ड में मेंशन कर रखे हैं वो आपको आंसर शीट में भी ध्यान रखना है, आंसर शीट में आपको मेंशन करना है, प्लस इसको ध्यान में रखना है। तो जीवन में आपकी जो सेल है वो हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव है। जो भी इसके अंदर के सेलुलर ऑर्गेनल है, राइट, ये सेलुलर ऑर्गेनल है वो भी क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेशन उनका हो जाता है। मतलब सेलुलर ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन हो जाता है, एंड सेल उस समय क्या होती है, हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव। दूसरी फेज आई एस फेज, जो 8 आवर तक अप्रोक्सीमेटली होती है। आपको एस फेज में नहीं भूलना है हमेशा कि इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब डीएनए कहां प्रेजेंट है, डीएनए सपोज करिए ये सेल है, इस सेल के अंदर ये बेसिकली ब्लू कलर से आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, रेड कलर से आपका न्यूक्लियोलस है, और ये आपका सेंट्रोसोम है। तो अभी क्या है कि इस स्टेज में बेसिकली एस स्टेज में क्या हो रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा, प्लस सेंट्रोसोम का भी क्या होगा, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मींस उसका डुप्लीकेशन होगा। तो यहां पे हमने क्या देखा कि जीवन फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल है, अगेन ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन हो चुका है, यहां पे भी सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है, यहां पे सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हो रहा होता है, और यहां पे सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन सेल स्टिल G2 फेज में भी क्या करती रहती है, ग्रो करती रहती है।
तो अभी बच्चों सिंपल आपको इस तरीके से समझना है कि आपके दो सेल डिवीजन के बीच में एक रेस्टिंग स्टेट होती है जिसको हम इंटरफेज बोलते हैं। इंटरफेज बेसिकली आपकी तीन फेजेस से मिलकर बनती है, G1 S G2। G1 में आपकी सेल हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, उसमें सेलुलर ऑर्गेनेल आपके जो हैं वो डुप्लीकेट हो चुके होते हैं, मींस डुप्लीकेशन उनका हो चुका होता है। नंबर 2, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रोसोम का भी रेप्लिकेशन पहले ही स्टार्ट हो चुका होता है, इस फेज में भी चलता है और इस फेज में आके वो कंप्लीट हो जाता है। तो इतनी चीजें आपने देख ली कि बेसिकली इंटरफेज में। अब जैसे अच्छा एक चीज यहां पे और ध्यान रखने वाली है, कुछ सेल जो G1 फेज में रहती हैं और कई बार वो G2 फेज में ट्रांसफर नहीं होती, उन फेज को, उन सेल्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कौन सी स्टेट में चली जाती हैं वो, G0। किसमें चली जाती हैं, G0। तो ये अब उसमें चली गई कि बेसिकली एक तरीके से कह लो कि अब इनका डिवीजन नहीं होगा। अगर ये G1 फेज में है तो S में जाएंगे, लेकिन G1 फेज में अगर बहुत लंबे समय तक रह गई, इट मींस कि वो सेल का फर्दर डिवीजन नहीं होगा, उनको हम बोलते हैं G0 फेज। तो इतनी चीजें आपको यहां पे क्लियर है। दूसरा देखिए, जब G2 फेज हो गई, अब आती है सेल डिवीजन के स्टार्टिंग की। तो सेल डिवीजन के स्टार्टिंग की फेज को हम बोल रहे हैं क्या, माइटोसिस। अब इसमें क्या होने वाला है, आपके आइडेंटिकल सेल बनने वाली हैं और इस फेज में माइटोसिस में आपको, चूंकि इंटरफेज में क्रोमोसोम विजिबल नहीं था, ये जब चीजें हो जाएंगी, हाईली सेल एक्टिव होगी, स्टिल ग्रोइंग होगी, सारी चीजें डुप्लीकेशन हो चुका होगा, तो यहां पे आपको जो फर्स्ट फेज है माइटोसिस की, देखिए माइटोसिस की फेजेस भी आपको याद रखनी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कई बार बच्चे इसको ऊपर इसको नीचे इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं खुद से, तो आपको याद रख लेना है एक बार अच्छे से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज एंड एनाफेज एंड टीलोफेज। इतना क्लियर है। अब देखिए प्रोफेज में क्या हो रहा है माइटोसिस में। तो प्रोफेज में बेसिकली ये जो सेल है, ठीक, इसकी दो स्टेजेस हैं, एक है अर्ली प्रोफेज, एक है लेट प्रोफेज। मतलब प्रोफेज का स्टार्टिंग में सेल के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं और लेट प्रोफेज में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो बेसिकली देखिए प्रोफेज में आपको मिनिमम जो चीजें जाननी है कि यहां पे जो जेनेटिक मटेरियल होगा न्यूक्लियस के अंदर, उसका क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन हो जाएगा, प्लस जो जो जेनेटिक मटेरियल पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ये इस तरीके से ये पड़ा हुआ है, जैसे ब्लैक कलर से दिखा रखा है, तो ये बेसिकली क्या होगा, ये सॉर्टेन हो जाएगा एंड कंडेंस्ड हो जाएगा। और सॉर्टेन एंड कंडेंस्ड होने की वजह से और क्या अपीयर होगा उसके बीच में, सेंट्रोमियर। और जैसे जैसे हम, ये अर्ली प्रोफेज है, ये लेट प्रोफेज है। तो अर्ली प्रोफेज में आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे क्रोमोसोम कंडेंस हो चुका है। जो ये सेंट्रोसोम है, देखो दो, एक चीज और याद रखिएगा, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या है कि दो क्रोमेटिड को, ये बेसिकली क्रोमोसोम है, इसका एक पार्ट हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। तो ये क्रोमेटिड को क्या करता है, बीच में ये होल्ड करके रखता है। ये बीच वाला जो पार्ट है, दिस इज सेंट्रोमियर। सेंट्रोसोम का पोल की तरफ, इस तरफ क्या होगा, मूवमेंट होगा, रेड कलर से दिखा रखा है अर्ली प्रोफेज में। क्रोमोसोम प्रॉपरली विजिबल है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप लेट प्रोफेज में जाते हैं, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां से क्या हो रही है, डिसअपीयर हो रही है। न्यूक्लियोलस जो होगा, न्यूक्लियोलस अभी यहां पे शो नहीं कर रखा, आप प्रॉपरली इस चीज को समझा दे रहा हूं मैं थ्योरेटिकली, ये जो न्यूक्लियोलस है वो भी लेट प्रोफेज में क्या होने लगेगा, डिसअपीयर। तो दो चीजें यहां पे क्लियर हैं, सेंट्रोमियर की विजिबिलिटी जो कि क्रोमेटिड को होल्ड करके रखता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की विजिबिलिटी। अर्ली प्रोफेज में सब कुछ है, लेकिन जैसे लेट प्रोफेज में आप जाते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये डिसअपीयर होने लगते हैं, प्लस सेंट्रोसोम पोल की तरफ शिफ्ट हो चुका होता है। ये देखिए राइट, इधर आ गया। अब सेकंड है मेटाफेज। बच्चों मेटाफेज का आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एटलीस्ट जो चीज मेंशन करनी है वो मेटाफेज प्लेट का, वो क्या है, यहां पे होता क्या है, ये जो बेसिकली क्रोमेटिड्स हैं, इन क्रोमेटिड्स को, सेंट्रोमियर को एक लाइन में, जिसको हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट, एक प्लेट में अरेंज करके रखता है। और ये होता किस हेल्प से है, यहां पे बेसिकली आपके क्या होते हैं, इस तरीके से माइटोटिक स्पिंडल।
क्या होते हैं? माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल दो चीजें हेल्प करते हैं। एक तो जब इन सेंट्रोसोम के चारों तरफ माइटोटिक स्पिंडल ग्रो करते हैं तो वो हेल्प करते हैं कि जो सेंट्रोसोम है वो पोल की तरफ शिफ्ट हो, मींस इस वाली प्रोसेस को यहां से यहां आने को प्रमोट करते हैं। दूसरा, जब ये यहां पर, और ये चीज क्या करते हैं कि इनको, इन क्रोमेटिड्स को एक सीधी लाइन में मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज करने का काम करते हैं। तो मेटाफेज का जो रिमार्केबल साइन है आपके पास वो ये है कि सेंटर ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल, जो भी ये माइटोटिक स्पिंडल हैं उनके बिल्कुल सेंटर में आपके सारे क्रोमेटिड एक लाइन पे एक प्लेट में क्या होंगे? अरेंज होंगे। तो ये मेटाफेज में एक प्लेट का आपको जिक्र जरूर करना है, राइट। और ये हो किसकी हेल्प से रहा है? माइटोटिक स्पिंडल से। कहां पे ये क्रोमेटिड अरेंज हो रहे हैं? माइटोटिक स्पिंडल के एग्जैक्टली सेंटर के पॉइंट पे। ये क्लियर है। नेक्स्ट देखिए एनाफेज। अब एनाफेज में बच्चों क्या होता है? इस माइटोटिक स्पिंडल की वजह से अब बेसिकली ये क्या होंगे कि ये जो सेंट्रोसोम, ओ सॉरी, ये जो सेंट्रोमियर था बीच में, राइट, इस तरह का, ये आपका, एक सेकंड, इस तरीके का सपोज करिए ये है और ये आपका क्या है? ये सेंट्रोमियर। तो ये सेंट्रोमियर 20 से क्या होगा? डिवाइड होगा। और जब इस तरीके से सेंट्रोमियर 20 में डिवाइड होगा, लेकिन किस फेज में? एनाफेज में। क्या हो रहा है? सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, सेंट्रोमियर को स्प्लिट कर दो। जब 20 से ब्रेक कर दोगे तो देखो इस तरह की चीजें मिलेंगी। दो चीजें यहां से हो रही, बीच में ये तो ब्रेक हो रहा है, प्लस इस सेंट्रोसोम की हेल्प से और माइक्रोट्यूब्यूल की हेल्प से इस सेंट्रोमियर को ये हुक करता है सेंट्रोसोम। और जब देखिए हुक करेगा तो किस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा? वी शेप बन रहा है। कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछता है कि वी शेप अपीयरेंस ऑफ द क्रोमोसोम। अब ये क्रोमेटिड नहीं, ये क्या हो गया? क्रोमोसोम। वी शेप अपीयरेंस ऑफ द क्रोमोसोम इज अकर्ड इन द फेज ऑफ एनाफेज। क्यों? क्योंकि इस समय सेंट्रोमियर को सेंट्रोसोम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल हुक करता है टुवर्ड्स द पोल। तो अब सेम नंबर में क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। तो यहां पे क्या क्या हुआ? सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ। सेंट्रोसोम स्प्लिट नहीं लिख देना, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ। क्रोमोसोम पुल्ड बाय माइटोटिक स्पिंडल और वी शेप में ये अपीयर होते हैं। तो ये रिमार्केबल चीजें इतनी आपको पता होगी। नेक्स्ट टीलोफेज। टीलोफेज में अगर आप देख पा रहे हैं, अच्छा इसमें भी एनाफेज में दो स्टेजेस हैं, अर्ली एनाफेज, लेट एनाफेज। लेट एनाफेज में क्या हो गया कि आपका ये बिल्कुल ही पोल की तरफ चले गए। यहां पे अब जो माइटोटिक स्पिंडल है वो धीरे धीरे क्या होता है? डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। अब टीलोफेज। टीलोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलाई है, क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलाई, वो क्या होंगे? ये वाले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, इसकी। और न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई मींस न्यूक्लियोलस की बात कर रहा है, इसकी। ये दोनों अगेन क्या हो रहे हैं? ये सपोज करिए ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलाई जिसको हम कह रहे हैं, ये रीअपेयर होना स्टार्ट हो रहे हैं। प्लस माइटोटिक स्पिंडल क्या हो रहा है? यहां पे डिसअपियर हो रहा है। तो ये रीअपियर हो रहे हैं, फिर से दिखेंगे, और ये डिसअपियर हो रहा है, क्योंकि ये डिवीजन के लिए ही एग्जैक्टली कहानी करने के लिए आया था कि पकड़ के खींचने और ये सब के लिए। तो ओवरऑल माइटोटिक स्पिंडल यहां डिसअपियर हो गए। अब देखिए कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये जो सेल है इसके बीच में ये ग्रुप्स बन गया इस तरीके से। ये ऐसे ना जाके कैसे चली गई? ये इस तरीके से ग्रुप्स, इसको क्लेवेज बोलते हैं, राइट। तो ये क्लेवेज जैसे ही ऐसे बिल्कुल और क्लोज आएगा इस तरीके से, इधर से भी ऐसे, तो अब क्या होगा कि ये सेल दो इस तरीके से, ये दो आइडेंटिकल सेल बन जाएंगे, क्योंकि क्रोमोसोम का सेम नंबर अलग अलग शिफ्ट हो चुका है। और 20 से ऐसे फॉरो बनेगा और ये सेल अलग, ये सेल अलग। तो अब अगेन जैसे दो आइडेंटिकल सेल बन गई, राइट। दो आइडेंटिकल सेल बनी कितनी सेल से? ओनली वन सेल से। तो यहां पे इस डिवीजन को हमने क्या बोला? माइटोसिस, क्योंकि आइडेंटिकल सेल विजिबल हुई। अब इतनी चीजें हो गई। अच्छा देखिए टीलोफेज में ये तो हो गया, लेकिन ये जो बेसिकली टीलोफेज में आप इसके अलग होने की बात को मेंशन नहीं करेंगे, इसके अब अलग से मेंशन करेंगे कि इसमें साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में सेल का जो है बेसिकली एग्जैक्टली आइडेंटिकल बाइफर्केशन होता है, बीच से सेल डिवाइड करती है, जो कि पार्ट मैंने ये वाला क्लेवेज वाला पार्ट कहा था। तो आपका ये
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के बाद जो स्टेप है वो है साइटोकाइनेसिस, जिसमें कि साइटोप्लाज्म इक्वल क्वांटिटी में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ माइटोसिस, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द माइटोसिस, और आपको माइटोसिस के अंदर मिनिमम कितनी चीजों को कवर करना है, ये चीज है, ये सारा कुछ। नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे आपका दूसरा सेल डिवीजन जो कि है मियोसिस। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आपको समझ में आती है बातें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।